Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are going to understand chapter 4 of geography, that is एग्रीकल्चर। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है? सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बेसिक बातें समझनी है और वो भी अपनी कंट्री इंडिया के कंटेक्स्ट में। फिर हमें यह समझना है कि इंडिया में अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो रही है। फिर हमें यह समझना है कि क्रॉपिंग सीजन्स क्या होती है और इंडिया में अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग सीजन कौन कौन सी है, जिसे हम रबी, जायद और खरीफ के नाम से जानते हैं। फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में समझना है, जैसे कि राइस, जैसे कि व्हीट, पल्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स, मेज, इनके बारे में बात करनी है। फिर हमें समझना है कुछ और फूड क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हमें टी, कॉफी, सुगर केन, ऑयल सीड्स, इनके बारे में, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। फिर हमें कुछ नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में बात करनी है, जिसमें कॉटन, जूट और रबर, इसको हम समझने वाले हैं। और लास्ट में हमें यह समझना है कि इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक बातें और इंडिया में हो रहे अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस पार्ट में जो भी हम समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी में एग्रीकल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बेसिक बातें समझते हैं। एग्रीकल्चर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या फोटो बन जाता है? हमारे दिमाग में आता है कि एक लैंड एरिया है, एक फार्मर है और वो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी शामिल होती है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जैसे कि फिशरीज हो गया। तो एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ ये बाकी एक्टिविटीज भी इंक्लूड की जाती है, लेकिन अपने इस चैप्टर में हमें एग्रीकल्चर के अंतर्गत सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन को ही देखना है। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है उनको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं: प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या क्या काम आते हैं? जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम आ गया, इंडस्ट्री का काम आ गया, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। और टर्शियरी एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएगी? जो अलग अलग सर्विसेज है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है, टीचिंग का काम है, डॉक्टर का काम है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है और प्राइमरी एक्टिविटी में हम बेसिकली नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज करके कुछ प्रोडक्शन का काम करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हम सॉइल का यूज कर रहे हैं, हम वाटर का यूज कर रहे हैं, हम टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, और इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ही हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर के माध्यम से ही हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं, और साथ ही अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से ही मिलता है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ कॉटन होता है, जो जूट होता है, वो एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। और एग्रीकल्चर से कुछ चीजें हम ऐसे भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं जिसे हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसेस हो गया, इनको हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। बात की जाए अपनी कंट्री इंडिया की, तो इंडिया एग्रीकल्चरली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इंडिया में अलग अलग टाइप की बहुत ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और इसको हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और साथ ही इंडिया की अराउंड 2/3 पॉपुलेशन, अराउंड 66% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इसकी एलाइड एक्टिविटी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इंडिया एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंडिया की अराउंड 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर और इसकी एलाइड एक्टिविटी, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जैसे कि फिशरीज हो गया, जैसे कि डेयरी हो गया, इन सब पर डिपेंडेंट रहती है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहना
बताता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन का काम करते हैं। एग्रीकल्चर से हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, साथ ही अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी हम एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिकली टी, कॉफी, स्पाइसेस, इनका बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को बेचते भी है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग को, कि इंडिया में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। भाई इंडिया में हम एंशियंट टाइम से ही एग्रीकल्चर का काम, खेती का काम करते आए हैं, और टाइम के साथ साथ इनमें हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अभी फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों है, टाइम के साथ इसमें चेंजेस क्यों आए हैं? बेसिकली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक एंड मशीन आ जाने की वजह से, बहुत सारे नए नए इनपुट्स आ जाने की वजह से हमें फार्मिंग के तरीकों में बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही इंडिया के अलग अलग एरिया में फिजिकल एनवायरनमेंट भी अलग है, अलग अलग एरिया की सॉइल अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है। जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे आपको डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा। तो फिजिकल एनवायरनमेंट अलग अलग हो जाने की वजह से भी हमें इंडिया में अलग अलग टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस देखने को मिलती है। साथ ही सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस भी अलग अलग है इंडिया के अलग अलग एरिया में, इसीलिए भी इंडिया में अलग अलग टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस है इंडिया में? बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में की जाती है। फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। सेकंड इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग एंड फोर्थ इज प्लांटेशन फार्मिंग। एक एक करके इन चारों टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें इतना ही क्रॉप प्रोडक्शन होता है कि फार्मर जो है वो अपना पेट भर सके, अपने फैमिली का पेट भर सके। ये एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जितना गुजारा हो सके उतना ही इसमें क्रॉप प्रोडक्शन होता है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर लैंड होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। इस पे काम करने वाले जो लेबर होते हैं वो फार्मर और फार्मर की फैमिली के लोग ही होते हैं। इसमें कोई केमिकल इनपुट्स जैसे कि अलग अलग पेस्टिसाइड्स हो गए, अलग अलग फर्टिलाइजर होते हैं, उनका यूज नहीं किया जाता है। इसमें मशीनरी का भी यूज नहीं किया जाता है। जो पुराने औजार है, पुराने जो इक्विपमेंट्स है, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स है जो हाथ से ही बनाए जाते हैं, उन्हीं का यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें बहुत ही छोटा लैंड होता है, स्मॉल लैंड होता है। इसमें प्रिमिटिव टूल्स का ही यूज किया जाता है, मशीनरी का कोई यूज नहीं किया जाता है। प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हो गया, डाओ हो गया और डिगिंग स्टिक्स हो गए, ऐसे बहुत सारे जो प्रिमिटिव टूल्स है, पुराने जो टूल्स है, उन्हीं का यूज किया जाता है। और इसमें जो लेबर होते हैं वो फैमिली मेंबर या फिर कम्युनिटी मेंबर ही होते हैं, बाहर से कोई लेबर नहीं बुलाई जाती है। और ये बेसिकली नेचुरल फैक्टर्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब इसमें आप सिंचाई से पानी नहीं देते हो, ये मॉनसून पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मॉनसून की जो नेचुरल रेनफॉल होता है उसी पर ये डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पे ही डिपेंडेंट रहा जाता है। मतलब अलग से आप कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हो, जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर ही डिपेंडेंट रहा जाता है। और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सूटेबल होंगे तभी इस प्रकार की फार्मिंग हो पाएगी। तो स्मॉल लैंड होगा, जो लेबर होंगे वो फैमिली मेंबर या कम्युनिटी मेंबर ही होंगे, कोई केमिकल इनपुट का यूज नहीं होगा। जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसी का यूज किया जाएगा, सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी, और प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाएगा, कोई मशीनरी का यूज नहीं किया जाता। तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होता है। इसी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत एक फार्मिंग टाइप आती है जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो माउंटेन एरिया हो गया, जो ट्राइबल एरिया हो गया, वहां पर फार्मर के पास अपनी जमीन नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन वाली जमीन होती है वहां पर जाके ट्रीज को काटते हैं, उन ट्रीज को जलाते हैं और जला के जो ऐश बनी उसको जमीन पर ही डाल देते हैं, जो कि एक फर्टिलाइजर का काम करती है। फिर यहां पर वो एग्रीकल्चर का, क्रॉप प्रोडक्शन का काम करेंगे। 2-3 साल तक इस
सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये फार्मर्स क्या करेंगे, अब आगे लैंड में चले जाएंगे, वहां पर भी नेचुरल वेजिटेशन को काटेंगे, उसको जलाएंगे, उसके ऐश को जमीन पर डालेंगे, वहां पर भी ये 2-3 साल फार्मिंग प्रैक्टिस करके, क्रॉप प्रोडक्शन करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार की फार्मिंग को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो कि बेसिकली माउंटेनियस एरिया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो ट्राइबल एरिया है वहां पर बड़ी मात्रा में की जाती है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, एक लैंड होगा, उस पर नेचुरल वेजिटेशन होंगे, पेड़ पौधे लगे होंगे, उसको क्लियर करेंगे, उसको फिर जला देंगे, उससे ऐश बनेगी, उसको जमीन पर ही डाल देंगे, जो कि एक फर्टिलाइजर का काम करेगी, वहां पर वो फार्मिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो दे प्रोड्यूस food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. तो जैसे ही उस एरिया की, उस सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगेगी, ये फार्मर्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रकार की फार्मिंग को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। शिफ्टिंग की वजह से क्या होता है, जो सॉइल आपने छोड़ दी है वो नेचुरली धीरे धीरे फर्टाइल होती जाएगी। किसी भी सॉइल को, किसी भी जमीन को आप कुछ समय के लिए छोड़ दोगे, उससे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो उसकी धीरे धीरे जो है वो फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इस शिफ्टिंग की वजह से नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, और साथ ही लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं आती है, लैंड से क्रॉप प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं डाले जाते हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई केमिकल पेस्टिसाइड, कोई केमिकल इनपुट नहीं डाले जाते हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसमें जो ट्राइबल एरिया है, जो माउंटेनियस एरिया है, वहां के फार्मर, चूंकि उनके पास अपनी लैंड नहीं होती है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन वाले एरिया को क्लियर करेंगे, उस नेचुरल वेजिटेशन को जला देंगे, उससे जो ऐश बनेगी जमीन पर डाल देंगे, उससे सॉइल फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, और 2-3 साल बाद जब सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो वो अगले लैंड पर शिफ्ट कर जाएंगे और वहां पर भी ये काम करेंगे। और इसमें क्रॉप जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं लगाए जाते हैं। अब इस प्रकार की स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इंडिया और वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम है। सबसे पहले इंडिया के कुछ नाम देख लेते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसमें बेसिकली असम, मेघालय, इधर मिजोरम वाला एरिया, नागालैंड वाला एरिया आता है, वहां पर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को क्या बोला जाता है, झूमिंग। तो पूछा जाए झूमिंग क्या है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वहीं मणिपुर में इस प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बोला जाता है पामलू। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का बेसिकली बस्तर एरिया और अंडमान निकोबार आइलैंड में इस प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बोला जाता है दीपा। तो झूमिंग, पामलू, दीपा, ये क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वर्ल्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे कि मिल्पा, मिल्पा कहां कहा जाता है, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। ऐसे ही कोनुको कहा जाता है वेनेजुएला, जो कि सदर्न अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। सदर्न अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट कंट्री ब्राजील में इसे रोका बोला जाता है। इसी प्रकार सेंट्रल अफ्रीका में इसे मसोले बोला जाएगा, इंडोनेशिया में लादांग और वियतनाम में इसे रे कहा जाएगा। तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में भी इसके अलग अलग नाम है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम इसी टाइप के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है उसके इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे कि मध्य प्रदेश में इसे बोला जाता है बेवर या दैया, आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा या पोदू बोला जाएगा। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कहां पर है, इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है उसके वेस्ट में यहां पर कुछ माउंटेन रेंज है जिसे वेस्टर्न घाट बोला जाएगा। तो वेस्टर्न घाट में इस प्रकार की प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को बोला जाता है कुमारी। इसी प्रकार हिमालयन बेल्ट, नॉर्थ में जो हिमालयन वाला एरिया है, हिमालयन वाले जो पार्ट है वहां पर इसे खिल बोला जाएगा। इसी प्रकार झारखंड में इसे कुरुआ बोला जाएगा। राजस्थान का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर इसे वालत्रे या वालरे बोला जाएगा। और उड़ीसा में इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे कि पामादाबी, कोमन, ब्रिंगा। तो इंडिया में भी अलग अलग पार्ट्स में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन के डिफरेंट डिफरेंट नाम हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें
लैंड से क्रॉप प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा लिया जाता है। ऐसा क्यों है? बेसिकली लैंड के इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब जैसे कोई फार्मर है, फार्मर के पास 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। अब इंडिया में क्या कल्चर है, क्या प्रैक्टिस की जाती है कि जब फार्मर के बच्चे हो जाएंगे, इसके चिल्ड्रन हो जाएंगे, और बेसिकली सन, उनके बीच में इस लैंड को बराबर पार्ट में बांटा जाएगा। मतलब यदि इस फार्मर के 2 सन हुए तो उनके बीच में 50-50 हेक्टेयर्स करके जमीन का बंटवारा, लैंड पार्टिसिपेशन इसमें कर दिया जाएगा। अब जैसे इनके भी और बच्चे होते जाएंगे, जैसे जैसे नई नई जनरेशन आती जाएगी, ये लैंड और छोटे छोटे पार्ट्स में बंटती जाएगी। तो ये लैंड छोटे छोटे पार्ट में हर किसान भाई के पास आएगी, हर फार्मर के पास आएगी, और छोटी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है, इकोनॉमिकली ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है। तो फार्मर क्या करेंगे, इस छोटी लैंड पर ही ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लैंड पर प्रेशर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और छोटी जमीन पर ही क्रॉप प्रोडक्शन का काम कैसे बढ़ाएंगे? ये बेसिकली जो केमिकल इनपुट्स है, जैसे कि फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इनका यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी का इसमें यूज किया जाएगा, और इस प्रकार क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाया जाएगा छोटी ही लैंड पर। इस प्रकार की फार्मिंग प्रैक्टिस को बोला जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो जिस एरिया में पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लैंड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाएगी सक्सेसिव जनरेशन के बीच में, उसकी वजह से इस प्रकार की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगती है, बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग लगते हैं। इसमें क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जाता है। बेसिकली जो बायोकेमिकल इनपुट्स हैं उनका ज्यादा यूज किया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, इनका यूज ज्यादा किया जाएगा। और साथ ही इसमें इरिगेशन पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, मतलब आप आर्टिफिशियली रूप से अपने फार्मिंग में वाटर सप्लाई कर रहे हो, तो इसमें इरिगेशन भी बहुत ज्यादा होता है, और इस प्रकार क्रॉप प्रोडक्शन भी इसमें ज्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई भी फार्मर जिसके पास कोई लैंड है, वो अपनी सक्सेसिव जनरेशन के बीच में इस लैंड को टुकड़ों में बांटकर दे देता है, बेसिकली बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से सक्सेसिव जनरेशन के बीच में ये लैंड जो है उसका एरिया बहुत छोटा छोटा होता जाता है। और छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है, तो वहां पर आप इकोनॉमिकली क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए कम लैंड पर ही, स्मॉल लैंड पर ही फार्मर्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन, जिसकी वजह से लैंड होल्डिंग साइज जो है वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और छोटी लैंड साइज पे क्रॉप प्रोडक्शन करना अनइकोनॉमिकल होता है। तो फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इस छोटे लैंड से ही, इस स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड से ही फार्मर क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं होता है, कोई दूसरा काम नहीं होता है, तो वो इसी छोटे लैंड से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इस एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की फार्मिंग में छोटे लैंड पर ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन का काम किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इज कमर्शियल फार्मिंग। तो इस टाइप की जो फार्मिंग प्रैक्टिस है, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है पैसा कमाना। ये एक कमर्शियल फार्मिंग है, इसमें बेसिकली पैसे कमाने के लिए फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें बड़े बड़े खेत होंगे, बड़ी बड़े फार्मिंग लैंड होंगे, उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल इनपुट्स, केमिकल इनपुट्स का यूज किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का यूज किया जाएगा। इसमें इरिगेशन भी बहुत ज्यादा यूज होगा, और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। ऐसे सीड्स जिनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जो एक सीड से बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, इस प्रकार के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें हायर प्रोडक्टिविटी यूजिंग हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स होता है। तो मॉडर्न इनपुट्स इसमें ज्यादा दिए जाएंगे, जिससे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सके। मॉडर्न इनपुट्स में क्या आ जाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ऐसे बीज जिनसे हमें ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा।
केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड, इन सब चीजों का इसमें ज्यादा यूज करके हायर प्रोडक्शन किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में। लेकिन जो कमर्शियलाइजेशन की डिग्री है वो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि जो राइस है वो पंजाब और हरियाणा में तो कमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत आती है, जबकि उड़ीसा स्टेट में ये सब्सिस्टेंस क्रॉप के अंतर्गत ही आती है। मतलब पंजाब हरियाणा में तो राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, जबकि उड़ीसा में राइस का प्रोडक्शन पर फार्मर इतना ही होता है कि वो अपने और अपने फैमिली का सब्सिस्टेंस कर सके। तो कमर्शियलाइजेशन की डिग्री जो है वो कंट्री के, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। इसको हमने राइस के एग्जांपल से समझ लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इज प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होगा कि लैंड एरिया बहुत ज्यादा बड़े होंगे और इस बड़े लैंड पर हर साल एक ही क्रॉप उगाई जाएगी। एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे कि टी की जो फार्मिंग की जाती है, चाय की जो खेती की जाती है, उसमें बहुत बड़े बड़े लैंड होंगे जिसे हम बागान कहते हैं, और इसमें हर साल पर ईयर एक ही एक क्रॉप ली जाएगी, मतलब टी की ही क्रॉप ली जाएगी, और इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा इसमें कैपिटल लगता है, और इसमें बहुत ज्यादा लेबर भी लगता है, और लेबर और प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए यहां पर मैनेजर भी होते हैं। तो ये एक प्रकार का इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच की चीज है। तो what is plantation farming? It is a type of commercial farming. Single crop is grown on a large area. तो एक बहुत बड़े एरिया पर एक ही क्रॉप उगाई जाएगी, एक सिंगल क्रॉप ही ली जाएगी। जैसे कि टी होगी तो टी ही होगी, कॉफी होगी तो कॉफी ही होगी, सुगर केन होगा तो सुगर केन ही होगा, रबड़ होगा तो फिर साल दर साल पर ईयर ये ही क्रॉप लगाई जाएगी। इट हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच की चीज है। बेसिकली इसमें एक इंडस्ट्री की तरह ही काम किया जाएगा। तो इसमें जो लैंड होगा बहुत लार्ज होगा, इसमें कैपिटल इंटेंसिव इनपुट बहुत ज्यादा यूज किए जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, साथ ही बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज किया जाता है, और जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजर इसमें लगे हुए होंगे, क्रॉप प्रोडक्शन और लेबर को मैनेज कर रहे होंगे। इट डन विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो इसमें बहुत सारे माइग्रेंट लेबर जो कि दूसरे एरिया से आते हैं उनका यूज किया जाता है। ऑल प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो इस प्रकार की जो फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन फार्मिंग है, उसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा एक तरीके से इसको हम इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हो सकती है। तो बेसिकली इस प्रकार की फार्मिंग में, इस प्रकार के एग्रीकल्चर में जितना भी प्रोडक्शन होता है लगभग सारा का सारा जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है। तो देखते हैं इंडिया में इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी है। जैसे कि टी हो गया, कॉफी है, रबर है, सुगर केन है, बनाना है। ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में की जाने वाली प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आता है, जिसमें टी के मामले में असम नंबर 1 पे है और कॉफी के मामले में कर्नाटका स्टेट नंबर 1 पे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फार्मिंग है, इसमें ये जो प्लांटेशन वाली फार्मिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उसके लिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की वजह से, कम्युनिकेशन सर्विस की वजह से ये जो प्लांटेशन वाला एरिया है उसको मार्केट से जोड़ा जाता है और उसको ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ा जाता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है, उनका नेटवर्क यदि वेल डेवलप्ड होगा, बहुत अच्छे से डेवलप होगा, तो इस प्रकार की प्लांटेशन एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो आज के पार्ट में हमने जो भी समझा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है। हमने समझा कि एग्रीकल्चर क्या होता है और इंडिया के कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही इंडिया में होने वाली अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में भी हमने बात की। तो आज के पार्ट में जो भी समझा उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीजन ऑफ एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज व्हाट। बोला जा रहा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, इसका बेसिक रीजन क्या है। A is land holding size is very small. B is high density of population.
C is small scale farmers do not have technology to have a lot of produce. Option D is farmers of less land holdings are not able to afford the right techniques of farming. तो क्यों है इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर? बिकॉज पर फार्मर लैंड होल्डिंग साइज जो है वो बहुत कम है और इसी छोटी सी लैंड पर, इसी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर फार्मर ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं. तो लैंड होल्डिंग साइज इज वेरी स्मॉल इन इंडिया. दैट्स वाई एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Fill in the blanks by choosing the most appropriate option. इसमें एक fill in the blanks दिया हुआ है, हमें इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनकर इस fill in the blanks में भरना है. बोला जा रहा है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लेबर इंटेंसिव एंड मशीन बेस्ड होती है, तो प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या होता है? बोला जा रहा है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लेबर बहुत ज्यादा लगती है और मशीन से काम किया जाता है, तो प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या होगा? ऑप्शन ए मशीन बेस्ड होगी, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल मेथड बेस्ड होगी, ऑप्शन सी लेबर इंटेंसिव होगी और ऑप्शन डी मॉडर्न होगी. भाई प्रिमिटिव फार्मिंग है तो इसमें तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनका यूज किया जाएगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which type of farming has the use of higher doses of modern inputs like high yielding variety of seeds, chemical fertilizer, insecticide, pesticide, etc. तो बोला जा रहा है कि कौन से प्रकार की, कौन से टाइप की फार्मिंग में हम मॉडर्न इनपुट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन बी कॉमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन सी जूमिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो मॉडर्न इनपुट्स का यूज किस टाइप की फार्मिंग में ज्यादा किया जाएगा? कमर्शियल फार्मिंग में. ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर. तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट भी कर लिया है. होप कि आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन.